हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। वो आपके पेपर में आपकी उससे बहुत मदद होगी फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी अमृतसर आ गया है, जिसके लेखक है भीष्म साहनी। ये आपके सिलेबस में है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको भीष्म साहनी के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लेखक है और इसके बारे में बहुत सी चीज़ें पूछी जाती है। चाहे इसकी कहानियाँ या इनके उपन्यास या इनके जन्म के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ। इनका जन्म जो है वो 8 अगस्त 1915 में हुआ था और रावलपिंडी में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। उनकी भाषा जो थी वो हिंदी थी। इनकी विधाएं हैं जो कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, बाल साहित्य है। और इनकी जो कृतियाँ हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। कहानी संग्रह हैं इनके भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पंडरिया वाड़चू, शोभा यात्रा, निशाचर पाली। और उनके उपन्यास जो हैं वो हैं झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। तो ये थे फ्रेंड्स इनके उपन्यास। और नाटक है इनकी कबीरा खड़ा बाजार में, हानुस, माधवी, और इनकी आज के अतीत। और बाल साहित्य इनके थे गुलेल का खेल, वापसी। और इन्होंने जो अनुवाद किया है वो है टॉल्स्टॉय के उपन्यास रिसरेक्शन सहित लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का सीधे हिंदी रूसी से हिंदी में अनुवाद किया है। सीधे रूसी लैंग्वेज से हिंदी में अनुवाद किया है इन्होंने। और ये नई कहानी के संपादक भी रहे हैं और इनको सम्मान मिला है हिंदी अकादमी का, दिल्ली का सलाका सम्मान का और साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा लगाव था इनका। 1973 से 1986 तक ये प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव रहे। अफ्रो एशिया लेखक संघ से भी संबंध रहे हैं ये। पत्रकारिता और जननाट्य संघ से भी लगाव रहा है इनका और सक्रियता रही उनमें इसकी। और कुछ नाटकों और फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया है फ्रेंड्स। ओके, तो ये था भीष्म साहनी के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब मैं आपको कहानी बता रही हूँ जो जिसका नाम है अमृतसर आ गया। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। गाड़ी के डब्बों में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुना रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी करके हंसते और कोरे फौजियों के खिल्ले उड़ाते रहते थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुँह से ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 2-1 मुसाफिर भी रहे थे, पर वे स्पष्ट मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से फ्रेंड्स, इस गाड़ी में जो है ये भीष्म साहनी भी थे, कहानी लिख रहे हैं और क्या क्या हो रहा था उस कहानी में ये बता रहे हैं। उस गाड़ी में जो है गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी छुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही छुटपुटे में बीता जान पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह छुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी भी की हुई कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई में क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़ जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे।
कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का होश जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे हो रहे थे और जो में आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में एक झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल भी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चित भी डोल रहा था। और इस अनिश्चित की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे मैं बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। खा ले बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दाल कौल, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं। ऊपर बैठा पठान चह कर बोला, ओ खंजीर के तुम इधर, तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता था। और कितना बुरा बात है, हम खाता है और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। सुल का सरदार जी बोले और बोलते ही खी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सो कर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसीलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी करने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है? फिर कहा उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आया जालिम, किस्सा खाने की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। हाँ, गाड़ी वही थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने डब्बे की ओर भाग गए। इस तरह घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भी भाप गया था। भागते व्यक्ति खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी सन्नाटा, और तभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से जो प्लेटफार्म की ओर खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा जा आ रहा है? नहीं है जगह, बोल दिया जगह नहीं है। किसी ने कहा, बंद करो जी दरवाज़ा, यूँ ही मुंह उठाए घुसे आते हैं। आवाज़ें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उनका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और फिर मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे के दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूँछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े जरूर नहीं, हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी और से कही जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 वर्ष की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कुल्लों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझा रखा है,
मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटी जा रहा था और पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े हो गए और कोई डिब्बा नहीं मिला। औरत जात को भी यहाँ उठा लाया। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटते जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों में बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेग टिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उछक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है इधर जगह नहीं है। और पठान ने आप देखा न ताब आगे बढ़कर ऊपर से ही मुसाफिर के लात जमा दी, पर लात उस आदमी को लगने की बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटी जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पार्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियाँ आई। इस पर उठा ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे, कौन है ये चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से निकल नीचे धकेल दिया, जहाँ लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए। केवल कोने में बैठी बुढ़िया कर लाए जा रही थी। ए नेक वक्तो, बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बेचारी मुँह, बैठने दो, अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा। जब सहसा गाड़ी सरकने लगी, छूट गया सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पाँव कर थका पड़ी थी और चिल्लाई जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियाँ और गठरियाँ बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडरा पकड़ कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सुने प्लेटफार्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं होगी। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरी बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफार्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते हुए धुएं के बादल और उनमें लपटपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बाहर डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूम कर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। मैं नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिर की आंखें पहले से ज़्यादा खुली ज़्यादा संकेत सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी बास्केट की जेब में से नसवार की डिबिया निकाली और नाक में नसवार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिब्बियाँ निकाल कर नसवार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपी जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते होठ नजर आते, लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज़ निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिस्सी पीठ पर पानी की मशक्कत लादे प्लेटफार्म लाग कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों के हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मार काट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता है था वह इस मार काट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज़ आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत ये सीट पर से उठकर नीचे लेटता है? तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। मैं बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पस्तों में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हजी जवाबी अपने कंठ पे सूख चली थी। अकला का कर चुप हो गया।
पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया। उसकी बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और संकित क्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे के ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान उगने लगे जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान थे। आधे की कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्वीर निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगे। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। कोई गाड़ी किसी वक्त चिंगारती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी धीमी रफ्तार पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हर बस पूरा निकल गया है। उसकी आवाज़ में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोल रहा था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचो। और खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हर बंस पूरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर में बाद खटाक का सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है, उसे फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ अबे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की, नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख कर गाले बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदल दी और बाबू की ओर देखकर बोला, ओह क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं। हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू, बक बकर नहीं करो। ओ खजीर के तुंख, गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मादर, बाबू चिल्लाया और उछल कर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पाँव तक काँप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का सफ़र बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात ना तोड़ूं तो कहना। गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। ओ, हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में भी फिर बोल उठी, वे जिन जोगियो, आराम नाल बैठो। वे रब दिए बंदियो, खुश होश करियो। उसके होठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उसमें से क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाया जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफार्म पर रुकी। प्लेटफार्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफार्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है? खचाखच भरे प्लेटफार्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफार्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़े रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा छिनका, गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ मिल गई। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने होले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए
हरामी मादर। सब के सब निकल गए। फिर वह सीट पिटाकर उठा और चिल्ला कर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने किसी उसकी और विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सड़कने लगी तो वह फिर बोल मेरी वाली सीट पर आ बैठा। पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले घाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहाँ उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बते आ रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर में लोग ऊँघने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकल कर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक और लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगें पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभस्त मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पर पास में बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तंभता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है और मैं झटके से ऊपर उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की और किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी को स्टेशन लाग कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला कुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पो फटने वाली है। मेरी पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज़ को खरोचने की सी आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा, डिब्बे का दरवाज़ा बंद था। मुझे फिर से दरवाज़ा खरोचने की आवाज़ आनी शुरू हुई। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाज़ा पटपटा रहा था। मैंने झाँक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की दो सीढ़ियाँ चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक कटरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने दो गठरियाँ उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़ कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़ जा, आजा। दरवाजे पर भी फिर से लाठी पटपटाने की आवाज़ आई। खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और मैं आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए चटकनी चटोरने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक का दरवाज़ा खोल दिया। ला अल्लाह, उस आदमी के स्फुट से शब्द सुनाई पड़े। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरच गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं होगा। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से ढरढरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की दो तीन धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होठ और चमकते नजर आ रहे। वह दो एक बार या अल्लाह बुदबुदाया और फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा तो मुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। वह इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा वह जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षण के लिए कारण ही होठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पा रहा था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि कटरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी दो गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डरहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे
पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया हो। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा था। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। फिर किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ गया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी और उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा। फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा। फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पाँव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खा कर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उग आए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डर कर वे ही पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बन रहते तो एक ना एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी अमृतसर आ गया है, और उसमें यही जो दंगे हुए थे जब भारत का विभाजन होता, वही सब चीज़ें इसमें बताई गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स उनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिससे सारी वीडियो आपको मिल पाए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं नेक्स्ट डे आपसे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।